हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके 15 तारीख से टेस्ट है और आपके पास टाइम टेबल आ गया है। तो आज हम रिवीजन करेंगे। आपको सिलेबस पहुंच गया है। सिलेबस में हिंदी फर्स्ट के अंदर 7, 8, 9, 10 4 लेसन है। उसको आप पूरा लेसन रीड करना है। बीच में से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको एक एक चीज उसकी रीड करनी है, समझना है। क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। बीच में से कहीं से भी आ सकता है, शब्दार्थ भी आ सकता है, तो आप लोग को वो करना है। हिंदी सेकंड में आपके 8, 9, 10, 11 4 लेसन इसके हैं और 4 लेसन उसके हैं। तो इसका मैं थोड़ा रिवीजन आपको करा देती हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जिसका अंत न हो अनंत, ठीक है। तो कुछ शब्दों के लिए एक शब्द बनाना, ठीक है। उसके बाद आपका जो है उपसर्ग, लेसन नंबर 9 उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द या शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देता है? बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे निर प्लस बल, निर्बल। तो निर क्या है? उपसर्ग, और बल क्या है? मूल शब्द। हिंदी में 3 तरह के उपसर्ग पाए जाते हैं। पहला तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव और तीसरा आगत। आगत मीन्स विदेशी उपसर्ग, जो उर्दू के भी होते हैं और अंग्रेजी भाषा के भी होते हैं। तो तत्सम उपसर्ग जो होते हैं, जो उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तत्सम शब्द जैसे होते हैं कि जो संस्कृत से आते हैं हिंदी के अंदर और वो वैसे के वैसे ही होते हैं, तो ये उपसर्ग भी उसी तरह से है, ठीक है। कुछ उपसर्गों के उदाहरण जैसे यहाँ है अति का अधिक, तो अतिरिक्त, अतिशय, अतिरिक्त। तो ये तत्सम उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। दूसरा है तद्भव उपसर्ग। तो तद्भव उपसर्ग ये संस्कृत से तो आए हैं, लेकिन हिंदी में इनका रूप क्या हो गया है? बदल गया है। जैसे अन का अर्थ क्या है? अभाव। तो अनदेखा, अनचाहा, अनजान, ठीक है। और उसी तरह से हैं आगत, विदेशी उपसर्ग हैं उर्दू के, जो उर्दू शब्दों से आए हैं, और अंग्रेजी उपसर्ग अंग्रेजी भाषा से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ तत्सम शब्द के साथ जो उपसर्ग भी तत्सम ही जुड़ेंगे। जैसे सु के साथ पुत्र, सु के साथ पुत्र, संगत, लभ आदि। सुपुत्र, सुसंगत, सुलभ, ठीक है। तद्भव शब्द के साथ उपसर्ग भी तद्भव आएंगे। जैसे पूत के साथ कपूत, संग के साथ कुसंग। विदेशी शब्दों के उपसर्ग भी विदेशी से ही होंगे। जैसे दम, गैरत के साथ बेदम, बेगैरत, यानी उर्दू शब्द है। और इंस्पेक्टर, इंजीनियर के साथ सब और चीफ, अंग्रेजी जो उपसर्ग है, जैसे सब, चीफ आदि। तो ये थे हमारे उपसर्ग। 9 लेसन का ही दूसरा पार्ट था प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय के अंदर उपसर्ग में मूल शब्द से पहले जो शब्द या शब्दांश जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय
प्रत्यय मूल शब्दों के अंत में जुड़कर जो शब्दांश उनके अर्थ में विशेष अर्थ प्रदान करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वह है कि ये शब्दांश होते हैं, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, प्रत्ययों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ये मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसको विशेष अर्थ देते हैं। प्रत्यय के भी दो प्रकार हैं, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इनको कृदंत भी कहते हैं, कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। अब ये इनके साथ कृत प्रत्ययों से बने शब्दों के कुछ उदाहरण यानी भाववाचक संज्ञा बनाने वाले जो हैं वो कृत प्रत्यय, जैसे आई लड़ से लड़ाई, आन मिल से मिलन। संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं नी चट से चटनी, कतर से कतरनी। आगे है लघुतावाचक कृत प्रत्यय, तो ओला खाट से खटोला, सांप से सपोला। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय इत हर्ष से हर्षित, खंड से खंडित। स्त्रीलिंग बनाने वाले कृत प्रत्यय नी से ऊंट से ऊंटनी और बाल से बाला। अब है तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। इनसे भी भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे आपा बूढ़ा से बुढ़ापा, ठीक है। संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय ई से तेल से तेली, वाला से फल वाला। बहुवचन बनाने वाले माला से मालाएं। अरबी फारसी उर्दू के प्रत्यय हैं आना साल से सालाना, नाक से नाक प्रत्यय, खतरा से खतरनाक। कुछ शब्द जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, यानी उपसर्ग भी आते हैं और प्रत्यय भी। ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे अपमानित, बदतमीज, बदनसीबी, स्वतंत्रता। ये तीन शब्द हम लेंगे। इसमें अपमानित, अपमानित में मूल शब्द है मान, ठीक है। अप क्या है? उपसर्ग। और इत क्या है? इत क्या है? प्रत्यय, ठीक है। अपमान, मान मूल शब्द है, अप क्या है? उपसर्ग और इत क्या है? प्रत्यय। दूसरा है बदनसीबी, तो बद क्या आएगा? उपसर्ग। नसीब क्या आएगा? मूल शब्द। और ई क्या आएगा? प्रत्यय। तो इन शब्दों में तीसरा है स्वतंत्रता। स्व क्या है? उपसर्ग। तंत्र क्या है? मूल शब्द। ता क्या है? प्रत्यय। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। अब दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग हो सकता है, जैसे इतिहास का इतिहास, ऐतिहासिकता। तो इतिहास प्लस इत प्लस ता, ऐतिहासिकता। व्यवहार का व्यवहार प्लस इत प्लस ता, व्यवहारिकता, ठीक है। तो ये हमारे उपसर्ग और प्रत्यय थे, ठीक है। आगे है लेसन नंबर 10, वो है समास। समास किसे कहते हैं? समास समस्त पद का अर्थ होता है, या समास हम किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे की प्रक्रिया को समास
कहते हैं। अब है समास विग्रह। समासिक शब्दों को अलग करना, उनके बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर। ठीक है। आगे है समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पहला अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा दिगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुब्रीहि। तो पहला जो समास है अव्ययभाव। ठीक है। तो उसमें जिस समास में पहला पद अव्यय हो और उसके मेल से बना सामासिक शब्द भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक है। अब है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और 2 पदों के बीच की विभक्ति का लोप होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, तो को कर्म कारक हो गया। ठीक है। तो इसमें को विभक्ति का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। अगला है कर्मधारय। जिस समास में प्रथम और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमा उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महान है जो राजा, महाराजा। और उपमा उपमेय का संबंध विद्या रूपी धन, विद्या धन, विद्या रूपी धन, तो विद्या धन। इसमें क्या है? उपमा उपमेय का संबंध है। और विशेषण विशेष्य का महान है जो राजा। 4th है दिगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और पूरा पद समूह का क्या है? बोध कराता हो, उसे दिगु समास कहते हैं। जैसे 5 रत्नों का समूह, पंच रत्न। अगला है द्वंद्व समास। इसमें जिस समास में दोनों पदों का समान महत्व होता है और योजक चिन्हों का लोप हो, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। अगला है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा पद ही महत्वपूर्ण हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ रावण क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे है, ये समास के बारे में था। ठीक। और आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, भाव अथवा गुण के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, प्राणी, स्थान या व्यक्ति का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का, जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा शब्द किसी गुण, कार्य, भाव अथवा अवस्था का बोध कराता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में विभाजित किया है। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। द्रव्य मीन्स सोना, ऊन, कोई भी वस्तु। ठीक है, पदार्थ। और समूह है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो, जैसे परिवार, कक्षा आदि। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं तब वे शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। जैसे श्रवण कुमार पितृभक्ति के लिए प्रसिद्ध है और हरिश्चंद्र सदा सच बोलने के लिए। लेकिन आज हरिश्चंद्र कहाँ मिलेंगे? रमेश तो श्रवण कुमार निकला। तो ये क्या व्यक्तिवाचक होते हुए भी हम इसमें किसका प्रयोग हो गया है? जातिवाचक बन गए हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है तब वे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बापू अहिंसा के पुजारी थे, तो नेहरू ये भी सरनेम है ना, तो नेहरू बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बापू, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर नेहरू बापू जातिवाचक संज्ञा है, पर यहाँ इनका प्रयोग व्यक्ति विशेष मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक से क्या बन गए? जाति। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम है। पहला, जातिवाचक से भाववाचक बनाना, जैसे देव से देवे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो ये सब आप लोग डीपली पढ़ना है, आपको अंदर से पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आपको होमवर्क मिल गया होगा, वो सब आप कंप्लीट करके रखें और रिवीजन करते रहें।